तो नमस्कार क्लास 10th, दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड ऑफ कोर्स यू ऑल आर वाचिंग आजाद क्लासेस। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, मतलब इसकी सीरीज बेसिकली मैंने स्टार्ट की हुई है एंड टिल नाउ आई हैव अपलोडेड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या इंपॉर्टेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की वीडियोस और साथ साथ में कॉटन टेक्सटाइल का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक द वीडियो तो भाई देखना एक बार जरूर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल और इस वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल पूरा करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता अगर मैं इस टॉपिक को भी उसमें इंक्लूड कर देता तो दैट इज वाई दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड वी आर गोइंग टू एंड अप द कॉटन टेक्सटाइल इन दिस वीडियो। इसके बाद आगे जूट टेक्सटाइल है, शुगर मिल्स है, तो मतलब जूट टेक्सटाइल और शुगर मिल्स पढ़ा लेंगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हमारा क्लासिफिकेशन विल बी ओवर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल में हमने क्या पढ़ा है, 2 मिनट के अंदर मैं समरी की तरह तुम्हारे सामने चीजों को रखना चाहूंगा और देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। क्या पढ़ा था मैं समरी के जैसे तुम्हारे को बताता हूं। हमने पढ़ा था कि when Britishers were not Britishers the control of Britishers were not in India, जब तक अंग्रेज भारत में उनका एक कंट्रोल नहीं हुआ था, एक उनका अधिकार नहीं हुआ था, उनका एडवेंट नहीं हुआ था, बेसिकली मैं ये कहना चाहता था। तो उस टाइम पे इंडिया वाज वर्ल्ड क्लास फेमस, इंडिया वाज वर्ल्ड क्लास क्वालिटेटिव फॉर, क्या बोल रहा हूं मैं यार, मतलब इंडिया वाज वर्ल्ड क्लास फेमस फॉर कॉटन, ठीक है। इंडिया का कॉटन जो है, इंडिया का जो कपड़ा है वो दुनिया भर के लोग उसकी डिमांड करते थे। दुनिया भर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप की बात करूं मैं ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री की बात करूं, इंडिया के जो कॉटन होते थे इट वाज फैबुलस, ठीक है, और उसका कोई तोड़ नहीं था सर, ठीक है, पूरी दुनिया के पास। हाँ, वो अलग बात है कि हमने पावर लूम्स यानी मशीन से नहीं कॉटन बनाना हमने सीखा था, हैंडलूम्स से हम बनाते थे और हैंड वीविंग टेक्निक्स हमारे पास थी। लेकिन जो अदाकारी उस समय भारत के लोगों के पास थी वो दुनिया में हार्डली किसी के पास होगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो जो है कि उस टाइम पे था बेसिकली क्या, इंडिया के साथ। लेकिन फिर नालायकों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन भारत में, और अंग्रेजों की कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही कि वो भारत से कॉटन को बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे अपने यहां और वहां से फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में तो इंपोर्ट करते ही करते थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंपोर्ट करके अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था ब्रिटेन में, जिससे सारे के सारे फाइन क्वालिटीज के कपड़े बनते थे ब्रिटेन में, और फिर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे अपना मार्केट बना लिए, उन्होंने एक छाप छोड़ दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई यार। तो ये सिनेरियो था जब इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी थी। इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तो 5 ईयर प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया दैट वाज 1956 टू 1961। सो इन दैट सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डन एट मैसिव लेवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डन। आज लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था, हालांकि मैं पॉलिटिकल मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन एट दैट टाइम अगर आप उस समय की सिचुएशन को देखेंगे, सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डन इन दैट गवर्नमेंट ओनली। तो भारत सरकार ने बेसिकली बहुत सारी विदेशों से टेक्निक्स ली, बहुत सारी विदेश की कंट्रीज से मदद ली, और उन कंट्रीज के बेसिस पे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन मैसिव लेवल पे हुआ था साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये कहानी थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। फिर जो बाकी चीजें रही हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। इफ यू वांट टू सी द वीडियोस सो प्लीज गो अहेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो यार, अब इस वीडियो की मैं बात करता हूं कि इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। सो द 2 टॉपिक्स आर देयर विच आई हैव टू डील। फर्स्ट इज कि स्पिनिंग और वीविंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा और फिर एक्सप्लेनेशन करूंगा कि स्पिनिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस है और उसके बीच का हमें डिफरेंस पढ़ना है। और सेकंड जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज सम ड्रॉबैक्स, सम लिमिटेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ चैलेंजेस जो हैं जो बेसिकली कॉटन इंडस्ट्रीज में भारत फेस कर रहा है उसको हम लोग सेकंड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ओके,
तो स्ट्रेट टू द पॉइंट, एक स्पिनिंग और एक वीविंग, दो वर्ड्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं सर ये। स्पिनिंग और वीविंग क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि किसी पर्सन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करिए राम सरन। राम सरन वॉज अ फार्मर। राम सरन ने भैया कॉटन प्लांट किया अपने फील्ड पे, ठीक है। ही इज द फार्मर ऑफ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, एनी ऑफ द स्टेट, जो भी तुम मानो। उसने कॉटन प्लांट किया, कॉटन प्लांट करने के बाद उसने कॉटन बॉल प्लग किया, ठीक है। कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं जो कॉटन बॉल प्लग करते हैं। कॉटन बॉल जो प्लग करते हैं तो वो कॉटन बॉल से क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाया जाता है। मतलब कॉटन बॉल जो होता है बेसिकली, तो कॉटन बॉल से जो है कि थ्रेड बनाया जाता है उसे, ठीक है। तो जो थ्रेड बनती है तो वो स्पिनिंग का पार्ट होता है। मतलब कॉटन प्लांट हुआ, कॉटन से कॉटन बॉल हुआ, कॉटन बॉल हमने प्लग किया, यानी जो कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं उसने कॉटन बॉल प्लग किया। इसके बाद उससे क्या है, स्पिनिंग किया गया और स्पिनिंग करके थ्रेड बनाया गया, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टेक्निक का पार्ट होता है। लेकिन अब जो थ्रेड है, तो थ्रेड से तो कपड़ा बन नहीं सकता है, आप थ्रेड तो पहन के घूमने वाले हो नहीं। तो बेसिकली उस थ्रेड से आप फैब्रिक बनाते हैं, यानी उस थ्रेड से आप क्लॉथ बनाते हैं। तो थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग वीविंग कहते हैं। मतलब बेसिकली आप वो जो थ्रेड निकला है कॉटन बॉल से, उसको आप बुनाई करते हैं हैंडलूम टेक्निक लगा के, चरखा लगा के, कुछ मशीन्स लगा के, ठीक है। तो हैंडलूम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चरखा और मशीन्स लगा के कहीं ना कहीं वो थ्रेड को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो जब उसे हम एक कपड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उस टेक्निक को हम वीविंग टेक्निक कहते हैं। तो समझ में आया क्या स्पिनिंग और क्या वीविंग में डिफरेंस था? अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी का, जो लाइन है वो ये है कि इंडिया इज वर्ल्ड क्लास क्वालिटेटिव इन स्पिनिंग टेक्निक बट वीविंग सप्लाइज अ लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तुम्हारे को क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत स्पिनिंग के टेक्निक में तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वीविंग के टेक्निक में बेसिकली बहुत ही लो फैब्रिक हम प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारे यहाँ कॉटन तो होता है भाई, बहुत अच्छा होता है कॉटन, ठीक है, ब्लैक सॉइल पे, उससे हमने स्पिनिंग किया और स्पिनिंग करने के बाद हम धागा तो बना लिए, तो उसमें तो भारत बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करता है। लेकिन स्पिनिंग से वीविंग टेक्निक के प्रोसेस में भारत बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कपड़ा बना ही नहीं पाता है। कह सकते हैं कि लो क्वालिटी का फैब्रिक बनाता है। तो अब मजबूरन क्या होता है कि अगर लो क्वालिटी का फैब्रिक बनेगा, यानी लो क्वालिटी का कपड़ा बनेगा, और भारत अगर उस कपड़े को एक्सपोर्ट करेगा दुनिया भर में, तो शायद से कम लोग खरीदें। इसलिए भारत मजबूरन, भारत को क्या करना पड़ता है कि भारत को धागे को यानी थ्रेड को ही एक्सपोर्ट करना पड़ता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और वहां से भारत सरकार क्या है, पैसा कमा पाती है। और अगर भारत थ्रेड यानी सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग टेक्निक से जो थ्रेड होता है उसको एक्सपोर्ट करता है, तो बेसिकली पैसा कम मिल पाता है। एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कि अगर आप कॉटन बॉल से स्पिनिंग करके थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड को अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो 80 रुपए प्रति किलो पे वो बिकता है। बट if you convert the thread into a fabric, into a finished cloth, and then you sold the qualitative cloth in the market, then you will get 800 rupees per kg। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन हो गई सर, और वैल्यू एडिशन जब प्रोडक्ट्स में होती है तो उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं। तो अभी क्या है कि भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वीविंग के प्रोसेस में इतना ज्यादा लैक कर रही है कि जो फायदा कमाना चाहिए भारत सरकार को वो नहीं कमा पाती है। तो होता क्या है कि हम कॉटन बॉल से थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बना के एक्सपोर्ट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत उससे पैसा कमा लेते हैं। लेकिन हमें इंपोर्ट क्या करना पड़ता है, तो हमें फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड मशीन्स, अपग्रेडेड मशीन्स और अपग्रेडेड टेक्निक्स नहीं है, ठीक है, जिससे हम बेहतर तरीके से वीविंग बना सके। तो ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, सेकंड पॉइंट ये है कि स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड इन तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट वीविंग इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि स्पिनिंग जो है ये सेंट्रलाइज्ड है महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। इसका मतलब यह है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि उसी जगह पे वो प्रोडक्शन होगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि उसी जगह पे ये चीज मिलेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर जगह से आपको चीजें अवेलेबल हो सकती हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं भाई। तो अभी क्या है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे स्पिनिंग का काम होता है।
और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। यूपी में स्पिनिंग का काम देखने को नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, कश्मीर में नहीं मिलेगा, केरल में नहीं मिलेगा, ठीक है, कहने का ये मतलब है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वीविंग टेक्निक तो भारत में ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे तुमने सुना होगा कश्मीरी शॉल के बारे में, तुमने सुना होगा बनारसी साड़ी के बारे में, ठीक है, कांजीवरम साड़ी के बारे में, ठीक है। तो अभी ये जो आपकी स्पेशल क्लोथ्स जो हैं, जो कश्मीर में बनाई जा रही है, यूपी के वाराणसी में बनाई जा रही है, साउथ इंडिया में बनाई जा रही है, या किसी दूसरे जगह पे भी बनाई जा रही है, सिल्क वगैरह की कोई कपड़ी, कोई साड़ी वगैरह बनाया जा रहा है, तो वो बेसिकली क्या है कि कुछ ट्रेडिशनल स्किल्स पे बेस्ड होती हैं, ठीक है, कि वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्निक जानते हैं, जो स्किल जानते हैं कि हम इस तरह का वीविंग से इस तरह का क्वालिटेटिव क्लॉथ बना सकते हैं। तो बेसिकली उनको पता होता है यार कि हमारे पास ऐसी ट्रेडिशनल स्किल्स है, हमारे पास पुराने समय से ऐसी स्किल है कि हम अच्छे तरीके से वीविंग करके और इस तरह का क्लॉथ बनाना हम ही जानते हैं। तो स्पिनिंग तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही होती है, लेकिन वीविंग इंडिया के कई सारे पार्ट्स में होती है। तो ये तो याद रखना कि कई सारे पार्ट्स में वीविंग होती है, कहीं कहीं पे अच्छी फैब्रिक भी हम बना लेते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत आज भी वीविंग में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं लॉस ही होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि दुनिया भर में 1/4 प्रोडक्शन किस चीज का है, तो भारत का कॉटन का है। मतलब दुनिया के 100% में ऑलमोस्ट 25% कॉटन भारत प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, नेक्स्ट पॉइंट, कि भारत का 4% का ही सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कॉटन का। तो प्रोडक्शन तो हम रॉ कॉटन का ज्यादा करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन रॉ कॉटन का जरूर हो रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन फैब्रिक में हम 4% का ही कर पा रहे हैं, क्योंकि फैब्रिक तो एक्चुअली हम बना नहीं रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यार्न को, तो फैब्रिक तो दूसरे जगह बन रहा है, हम तो इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी स्पिनिंग और वीविंग टेक्निक्स में। लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर का, एंड दैट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्री। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आज के समय में भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। द फर्स्ट चैलेंज विच द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज फेसिंग इज इरेटिक पावर सप्लाई। भाई देखो यार, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो 24 घंटा बिजली मांगता है। 24 घंटे से ज्यादा भी तुम बिजली दे दो तो भी कोई तकलीफ नहीं है इंडस्ट्रीज को। लेकिन कहने का मतलब है कि बिजली तो होनी चाहिए ना यार, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है, तेलंगाना, जितने भी स्पेशली साउदर्न स्टेट्स हैं। अच्छा, साउथ इंडिया की इसलिए बात होती है ना क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेसिकली लोकेटेड इन द साउदर्न इंडिया। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं साउथ इंडिया में, तो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है दे नीड प्रॉपर पावर सप्लाई, एंड देयर इज इरेटिक पावर सप्लाई मींस कभी कभी उनको पावर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, या जितने हिसाब से उन्हें पावर चाहिए मे बी उतने हिसाब से उन्हें ना मिल पा रहा हो। तो कहीं ना कहीं लाइट की इश्यूज है, पावर की इश्यूज है इंडस्ट्रीज में, जो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कॉटन इंडस्ट्रीज में। सेकंड इज अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास आज भी यार वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना यूज करता होगा, जो अमेरिका यूज करता होगा, या जापान यूज करता होगा, या दुनिया भर के देश यूज कर रहे होंगे जो डेवलप्ड नेशंस हैं। तो आज भी हम वो टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ पाए हैं वीविंग टेक्निक में। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि भारत सरकार को या राज्य सरकारों को इन बारे में जरूर सोचना चाहिए कि अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अपग्रेड करते हैं कॉटन की, तो हम जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर की कंट्रीज को, हम फैब्रिक बना के एक्सपोर्ट करेंगे और एंड वी विल मेक मोर मनी, एंड बेसिकली फायदा भारत सरकार को होगा या राज्य सरकार को होगा। अब यार डिपेंड करता है सरकार इसके बारे में सोचती भी है कि नहीं, कि केवल भारत में इलेक्शन ही चलता रहता है। तो भाई अब ये तो मेरे समझ के भी थोड़ा बाहर है। थर्ड इज लो आउटपुट ऑफ लेबर। हाँ यार, भारत के लोग है ना, काम करना तो बेसिकली चाहते ही नहीं है यार। तुम बहुत सारे वीडियोस YouTube पे देखोगे तो पता चलेगा यार कि चाइना वालों ने एक दिन में बिल्डिंग खड़ा कर दी, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है, उन्होंने 10, 20, 30 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ा कर दी भाई 1 से 2 दिन में। अब भारत के लोग यार इतना काम करने लगेंगे तब तो इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच जाएगी यार, समझ रहे हो तुम। तो लो आउटपुट है किसका, लेबर का, तो ये भी एक समस्या है। एंड फोर्थ इज कि आजकल जो कॉटन इंडस्ट्रीज है ये एक चैलेंज फेस कर रही है सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रीज से।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक इश्यू है। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो जो जैसा कि रेनकोट, पैराशूट्स वगैरह जो आज के समय में बनाती है इंडस्ट्रीज, या आप देखेंगे कि रस्सी का एग्जांपल, ये जूट में भी ये टॉपिक आएगा कि जैसे एक जो जूट वाली रस्सी होती है ब्राउन कलर की, ठीक है, और एक फाइबर सिंथेटिक फाइबर की रस्सी होती है जिससे जो नायलॉन वाली होती है, तो आप देखेंगे ना कि दोनों में डिफरेंस है। वो जो ब्राउन वाली रस्सी होती है पुरानी होती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर का थोड़ा सा लाइफ ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जूट में भी और कॉटन में भी। सो दैट इज़ वाई एक कहीं ना कहीं चैलेंज है जो कॉटन इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। फिर भी द फोकस इज दैट इफ today also we improve our weaving technique, so there will be more contribution in GDP also, production will also increase, employment will also increase, profit will also increase and we will also increase। मतलब हमारा भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है भाई, ठीक है, तुमको भी नौकरी मिल जाएगी महाराष्ट्र गुजरात में। anyhow, so that was it guys from this lecture। stay tuned for the next updated video and if you like the videos, so ठोको भाई, लाइक ठोको, उसमें सोचना नहीं है, शेयर द वीडियो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम आजाद क्लासेस।